नमस्कार दोस्तों, ये एक ट्रैवल एडवाइजरी है। देखिए जरा इसे ऊपर ऊपर से देखकर आपको लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। इंडियन सरकार अक्सर ऐसी एडवाइजरीज निकालती है कि इस देश में मत जाइए, कोविड का बहुत ज्यादा रिस्क है, उस देश में मत जाइए, सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन खास बात यह है इस एडवाइजरी के बारे में कि ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई एडवाइजरी नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। असम की सरकार ने कहा है असम के लोगों को मिजोरम में मत जाइए क्योंकि वहां पर आपकी पर्सनल सेफ्टी को खतरा पहुंचता है। इतना ही नहीं, असम की सरकार ने इस ट्रैवल एडवाइजरी को निकालने के बाद में एक नोटिस भी इशू किया कि जो भी गाड़ियां मिजोरम से असम आ रही हैं उन सबकी चेकिंग करवाई जाए। सरकार कहती है कि ये इलीगल ड्रग ट्रेड को रोकने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि मिजोरम और असम के बीच में इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाने की भी बात करी जा रही है। सोच सकते हो दोस्तों, एक ही देश के अंदर दो स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाने की बात करी जा रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये पहला इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो रहा हो इंडिया में, इससे पहले भी बहुत हुए हैं। लेकिन जिस लेवल पर ये डिस्प्यूट होने लग रहा है आज के दिन, जितने पब्लिकली ये होने लग रहा है, ये अनबिलीवेबल है। मिजोरम की पुलिस ने असम के चीफ मिनिस्टर के नाम एक एफआईआर तक में दर्ज करा दिया है। तो कैसे हालत इतनी खराब हुई इन दो स्टेट्स के बीच में, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई सिचुएशन, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 26 जुलाई की बात है कि आसाम मिजोरम बॉर्डर पर वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले। असम के कचार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है और मिजोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में वेरंगटे गांव है जहां पर ये क्लैशेस हुए। इन क्लैशेस में क्रॉस फायरिंग हुई दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स की पुलिस के बीच में। इमेजिन कर सकते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फायरिंग करने लग रही है दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस के ऊपर, और इसी क्लैशेस में 5 आसाम पुलिसमैन को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आसाम की सरकार का कहना है कि मिजोरम ने रोड कंस्ट्रक्ट करनी शुरू करी वेरंगटे से लेकर आसाम में रेंगती बस्ती तक, जिसकी वजह से जो इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो असम की पुलिस वहां पर गई थी सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, लेकिन मिजोरम की पुलिस और सिविलियंस ने सिचुएशन को एस्केलेट होने दिया, जिसकी वजह से सिचुएशन इतनी खराब हो गई। यह आसाम स्टेट गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है यहां पर। दूसरी तरफ मिजोरम का कहना है कि एक्चुअली में सिचुएशन को खराब आसाम पुलिस ने किया था। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि पहला राउंड ऑफ फायर एक्चुअली में आसाम पुलिस के द्वारा फायर किया गया था और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में फायर किया था। 200 and more than 200 fully armed Assam policemen with their ambulance and other things. They cross over to Mizoram and then run over, capture the Mizoram CRP camp. इस इंसिडेंट के बाद दोनों तरफ के कुछ पॉलिटिशियंस ने भड़काऊ भाषण भी दिए, जैसे कि एक मिजोरम के एमपी ने कहा कि आसाम पुलिस के लोग लकी हैं, हमने इन सबको मार नहीं डाला। दूसरी तरफ आसाम के कचार डिस्ट्रिक्ट में एक बीजेपी के एमएलए ने यह कहा कि अगर आसाम अपना इकोनॉमिक ब्लॉकेड कंटिन्यू रखेगा मिजोरम के खिलाफ, तो जो लोग हैं मिजोरम के वो भूख के मारे मर जाएंगे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्टेट के पॉलिटिशियन दूसरी स्टेट के लोगों को भूखा मरवाने की बात कर रहे हैं। मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में जो इंडिया टुडे को देने लग रहे थे, उन्होंने बताया कि आसाम सरकार ऑलरेडी एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने लग रही है। 2 सड़कें हैं नेशनल हाईवे की जो मिजोरम में आती हैं आसाम की तरफ से, और ये 2 सड़कें एक तरह से लाइफलाइंस हैं मिजोरम के लिए, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसपोर्ट वहां से मिजोरम आता है, खाना वहां से मिजोरम आता है। मिजोरम गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने यूनियन होम सेक्रेटरी को लेटर लिखते वक्त यह भी कहा कि जो लोग हैं मिजोरम के, उनकी जिंदगी पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस ब्लॉकेड का। इन्होंने यह तक मेंशन किया कि पिछले साल आसाम ने एक सिमिलर ब्लॉकेड लगाया था जो 25 दिन तक चला था। हालांकि शायद कुछ अच्छी खबर यहां पर यह है कि लेटेस्ट न्यूज में बताया जा रहा है, आसाम क्लेम कर रहा है कि उन्होंने ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड हटा दिया है। आयरनी की बात यह है दोस्तों कि आसाम में बीजेपी की गवर्नमेंट है और मिजोरम में भी बीजेपी की एलाय एनडीए की गवर्नमेंट। और शायद इससे भी ज्यादा आयरनी की बात यह है कि जिस दिन ये वायलेंट क्लैशेस हुए, इससे सिर्फ 2 दिन पहले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह नॉर्थ ईस्ट में गए थे। वहां के जो सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे उन्होंने कहा था कि जो भी इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होने लग रहे हैं सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में, उन्हें सब रिजॉल्व कर लें पीसफुली। लेकिन ऐसा होने के सिर्फ 2 दिन बाद ये वायलेंट क्लैशेस हुए। एक्चुअली में दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि बॉर्डर क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं आसाम और मिजोरम के बीच में। अक्टूबर 2020 में भी आसाम के कचार डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बीच में और मिजोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बीच में क्लैशेस देखने को मिले थे। लेकिन जैसा कि एक कर्नल कहते हैं, खास बात यह है अभी के क्लैशेस के बारे में कि ये लोगों के बीच में क्लैश नहीं हो रहा है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स की पुलिस के बीच में क्लैश हुआ। इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में समझने के लिए हमें हिस्ट्री में 150 साल पहले जाना पड़ेगा।
और आज के इस एपिसोड में ये हिस्ट्री समझाने के लिए होंगे मोहक। मोहक को अगर आप नहीं जानते, ये सोच यूट्यूब चैनल में काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया चैनल है जो रिसर्च ड्रिवन वीडियोस बनाता है ऐसे ही सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते तो डेफिनेटली जाकर चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Mizoram, a land of naturalistic splendor, of hills and dales and mountainous jungle terrain. Enjoying a strategic position in the northeastern sector of India, the Union Territory of Mizoram is now assured of statehood with special safeguards. An unhappy period of internal strife is over. The climate of violence has ended and calm now descends on Mizoram for a new era of peace and progress. यूनियन गवर्नमेंट के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन करने के बाद 1987 में मिजोरम को फॉर्मल स्टेटहुड मिली, पर यह स्टेटहुड एक 20 साल लंबी इंसर्जेंसी के बाद आई। 1960s में मिजो नेशनल फ्रंट ने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट मिजोरम बनाने के लिए। इस रिवोल्ट की जड़ थी एक 1959 में हुआ फैमिन यानी कि अकाल, जो एक इकोलॉजिकल फिनोमिनन मौसम की वजह से हुआ था। Like plagues of the past, this one is wrought by a creature called the black rat. Over the course of 3 nights as the villagers sleep, rats erupt out of the ground by the thousands and eat everything in sight. उस समय मिजोरम कई दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह असम का एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था लुशाई हिल्स। 1958 में मिजो लोगों ने असम सरकार और इंडियन सरकार को वार्निंग दी थी फैमिन के बारे में और रिलीफ की मांग करी थी, पर असम सरकार ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे रिस्पॉन्स के चलते ही मिजो नेशनल फ्रंट ने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया। और आप में से शायद कुछ लोग सरप्राइज हो जाएंगे ये जान के कि एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जिसके पीछे एक मेजर फैक्टर है कि कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक टाइम पर असम का एक भाग होती थी। इनफैक्ट होम मिनिस्ट्री के हिसाब से देश में असम के सबसे ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। नित्यानंद राय जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम अफेयर्स के, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि असम के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। करीब 1 महीने ही पहले एक कांग्रेस एमएलए फायरिंग से बचे असम नागालैंड बॉर्डर में। 2014 में नागालैंड असम बॉर्डर में तनाव की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई। अगर हम असम मिजोरम बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करें तो उसकी जड़ 2 बाउंड्री डिमार्केशंस है, यानी कि जब बाउंड्री डिसाइड हुई थी, एक 1875 में और दूसरी 1933 में। 1832 में राजा गोविंद चंद्र की असैसिनेशन के बाद अंग्रेजों ने असम की कचार वैल्यू पर कंट्रोल ले लिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने एक ऐसा व्यापार स्टार्ट किया जिसकी वजह से हमारी दुनिया में कई युद्ध छिड़े। अपने मुनाफे की वजह से अंग्रेजों ने टी कल्टीवेशन एक्सपैंड कर दी असम में। अंग्रेजों की टी कल्टीवेशन की वजह से मिजोस को 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली प्रॉब्लम थी कि मिजो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक बड़े लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, जो मुश्किल हो रहा था क्योंकि असम में अंग्रेजों लोग अपनी टी कल्टीवेशन एक्सपैंड कर रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम थी कि मिजो लोगों के लिए हंटिंग यानी कि शिकार करना एक बहुत बड़ा भाग था उनके कल्चर का, पर यह मुश्किल हो रहा था क्योंकि अंग्रेजों ज्यादा जमीन पर काबू कर रहे थे अपनी टी कल्टीवेशन की वजह से। इन 2 समस्याओं की वजह से ही कई मिजो ट्राइब्स ने रेड करना स्टार्ट कर दिया था असम की कचार वैली में। इन रेड्स की वजह से अंग्रेज बहुत चिंतित थे अपनी सेफ्टी और मुनाफे के लिए, और इसी वजह से उन्होंने 1871 में एक एक्सपेडिशन लॉन्च करी मिजो ट्राइबल चीफ्स को सबक सिखाने के लिए। और फिर 4 साल बाद 1875 में सारे ही डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने मिजोस के साथ एक इनर लाइन रेगुलेशन फ्रेम करी। इनर लाइन रेगुलेशन ने एक इमेजिनरी लाइन डिफाइन करी जो असम के प्लेन एरियाज और मिजोरम के हिल एरियाज को डिवाइड करेगी, जिसके तहत कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट जो इस लाइन को क्रॉस करेगा उनको एक फाइन देना होगा, और अंग्रेज अपना टी प्लांटेशन का एक्सपेंशन हिल एरियाज में नहीं करेंगे। पर शायद आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसी प्रैक्टिस आज भी कायम है। मिजोरम में एंटर करने के लिए टूरिस्ट को एक इनर लाइन परमिट लेना होता है। अगर हम अपनी कहानी की बात करें तो इनर लाइन रेगुलेशन पास करने के बाद भी मिजोस और अंग्रेजों के बीच टेंशन्स खत्म नहीं हुई। इसी वजह से 1890 में अंग्रेजों ने लुशाई हिल्स को फॉर्मली अपने कब्जे में ले लिया था, और कब्जे में लेने के बाद जो भी रेड थी मिजोस की वो बंद हो गई थी, क्योंकि कोई भी रेड अगर होती कचार वैली में तो अंग्रेज मिजो चीफ्स को बहुत बुरी पनिशमेंट देते।
अब 1933 में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं दूसरी बॉर्डर डिमार्केशन के लिए। इस बॉर्डर डिमार्केशन ने मिजोरम, असम के कचार डिस्ट्रिक्ट और मणिपुर के बीच बाउंड्री को डिफाइन किया। और ये बॉर्डर डिमार्केशन बहुत अहम है अभी के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए, क्योंकि जहां असम 1933 की बॉर्डर को मानता है, वहीं मिजोरम 1875 की बॉर्डर को मानता है। 2018 में मिजोरम की पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक मेमो सबमिट किया था, जहां उन्होंने कहा था कि 1933 की बॉर्डर लोशाई हिल्स यानी कि मिजोरम के लोग के अप्रूवल के बिना अप्रूव करी गई थी। जबकि असम के चीफ मिनिस्टर हिमांशु शर्मा कहते हैं कि असम 1875 की बॉर्डर को क्यों माने, 1875 में तो मिजोरम असम का भाग था, पर वो तो पूरे मिजोरम की मांग नहीं कर रहे। और ये डिसएग्रीमेंट कोई नया नहीं है, ये कई सालों से है। जब मिजोरम को स्टेटहुड मिली थी तो दोनों ही मिजोरम और असम ने अग्री किया था कि वो करंट स्टेटस यानी कि स्टेटस क्वो को मेंटेन रखेंगे और दोनों के बॉर्डर्स के बीच एक नो मैन्स लैंड एस्टैब्लिश करेंगे। असम सरकार की वेबसाइट तो ये भी कहती है कि उनका कोई भी मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है मिजोरम के साथ और वो स्टेटस क्वो को मेंटेन रखेंगे। लेकिन इस स्टेटस को मेंटेन रखना काफी चैलेंजिंग रहा है। जैसे कि फरवरी 2018 में एमजेडपी एक स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने एक वुडन रेस्ट हाउस बनाया था जंगल में फार्मर्स के लिए। असम पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने आकर उस रेस्ट हाउस को डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया, ये कहते हुए कि ये कि असम की टेरिटरी में बनाया गया है। बताओ, मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे देश में जाकर बना रहे हो, दूसरी स्टेट की टेरिटरी में ही जाकर कुछ बनाया है। लेकिन इस चीज को लेकर एमजेडपी के मेंबर्स असम पुलिस के साथ क्लैश भी कर गए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, ये कोई पहला इंटर स्टेट डिस्प्यूट तो है नहीं जो दो स्टेट्स के बीच में हो रहा हो। लेकिन जिस तरह से दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स बिहेव करने लग रही हैं कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी जा रही है, एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली जा रही है, एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड दिखाया जा रहा है, और ऊपर से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर यहां पर लड़ाई होने लग रही है इतने ओपनली, इतने पब्लिकली। ये देखकर ऐसा लगता है कि दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए अपनी पॉपुलैरिटी को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इन कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व करने में। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो कोई भी बाउंड्री इशू दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान ने एक्सप्लेन किया था रिसेंटली, या तो यूनियन गवर्नमेंट दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को परसुएट कर सकती है कि वो आए, टेबल पर बैठकर बातचीत करें और साथ में मिलकर एक सोल्यूशन निकालें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाए और वो बाउंड्री कमीशन बताएगा कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या एग्जैक्ट बॉर्डर होगा, और दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को उस बाउंड्री कमीशन की सुननी पड़ेगी। लेकिन ये जो दूसरा सोल्यूशन है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है इंप्लीमेंट करना, क्योंकि इससे पहले सेंटर गवर्नमेंट ने दो कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट किए थे, सुंदरम कमीशन 1971 में और शास्त्री कमीशन 1985 में, आसाम नागालैंड के बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। लेकिन ये दोनों कमीशंस फेल हो गए। पता है क्यों? क्योंकि सिंपली दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनकी जो रिकमेंडेशंस थी उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो यहां पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स आए, साथ में बैठकर बातचीत करें अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और अपने बीच इस प्रॉब्लम को सुलझाएं। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक दोनों सरकारें, दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें लगी हुई हैं कि हमें यहां पर पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने हैं, कैसे हम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अपना पॉलिटिकल गेम खेल सकें। ऊपर से सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस मुद्दे को एक रिलीजियस एंगल तक देने लग रहे हैं। मतलब किस हद तक लोग जा सकते हैं अपना फायदा ढूंढने के लिए दो कम्युनिटीज के बीच में नफरत बढ़ाएंगे। लेकिन इन सब नेगेटिविटी के बीच दोस्तों कुछ उम्मीद भी यहां पर दिख रही है, क्योंकि आसाम की सरकार ने अपनी पुलिस को एक नोटिस इशू किया ये कहते हुए कि वो सेफ्टी इंश्योर करें मिजोरम के लोगों की। और दूसरी तरफ मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सारे नॉर्थ ईस्टर्न लोग एक हैं। लेकिन इन स्टेटमेंट्स का ग्राउंड लेवल पर क्या असर पड़ता है ये तो टाइम ही बताएगा, और सिचुएशन एक्चुअली में कितनी रिजॉल्व हो पाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सिचुएशन पीसफुली रिजॉल्व हो, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।